यहाँ पे अपन जो नेक्स्ट टाइप का ज्वाइन देखेंगे वो रहेगा सेल्फ ज्वाइन। अब ये वाला ना ट्रिकी क्वेश्चंस में ज्यादा पूछते हैं, मतलब इंटरव्यूज में, कि ये सेल्फ ज्वाइन क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। अब ये जो सेल्फ ज्वाइन होता है, इसका बेसिक मतलब है एक टेबल जब खुद ही से ही ज्वाइन हो रहा होता है उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो टेबल है, जो ईएमपी टेबल है, उसमें आप देखोगे कि आपके पास एम्प्लॉयज की डिटेल गिवन है। ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी गिवन है, उसका नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और मैनेजर आईडी। अभी जिन आईडीज पे अपने को फोकस करना है वो है यहाँ पे 3 कॉलम्स। हर एक एम्प्लॉय कंपनी में हर एक एम्प्लॉय है। अब जो मैनेजर है वो भी एट द एंड एम्प्लॉय है कंपनी का। इसका मतलब जैसे पहले ट्रांजेक्शन पे अगर अपन फोकस देखें तो रवि जो है उसकी खुद की एम्प्लॉय आईडी क्या है 101, और जो उसका मैनेजर है उसकी पूरी डिटेल ना देके अपन ने सिर्फ यहाँ पे मैनेजर आईडी करके मेंशन कर दिया कि उसका जो मैनेजर है वो 105 है। ये 105 बेसिकली एम्प्लॉय आईडी ही है। तो आप इससे ट्रैक बैक कर सकते हो कि ये 105 एक्चुअल में है कौन। तो ये जो है ये बेसिकली ये वाला आईडी है। इसका मतलब इसका ये शिवम है। अब यहाँ पे अगर मेरे को एक आउटपुट चाहिए, इसमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, उसकी आईडी और उसका मैनेजर का नेम। तो जो मैनेजर का नेम है वो भी इसी टेबल में है, एम्प्लॉय की आईडी भी उसी टेबल में, मगर उसके सामने कि यहाँ पे 101 जो है उसका नेम रवि है और उसका मैनेजर का नाम शिवम है। अगर आपको इसको आउटपुट में चाहिए तो फिर बेसिकली अपन इसी टेबल को सेल्फ ज्वाइन की तरह यूज करने वाले। और जब आप इसी टेबल को सेल्फ ज्वाइन में यूज करोगे तो फिर होगा क्या, उसके फ्रंट में अब आपने एक ही टेबल को 2 बार एक तो इंपोर्ट कर लिया, जैसे फ्रॉम एम्प्लॉय, ज्वाइन एम्प्लॉय, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्योंकि अपन दोनों एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बताने के लिए यहाँ पे नेम चेंज करने पड़ेंगे दोनों के। तो आपकी जो क्वेरी रहेगी वो फ्रॉम से इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगी कि फ्रॉम, ये एम्प्लॉय टेबल है तो अपन एम्प्लॉय को इंपोर्ट करेंगे ईएमपी एज एम्प्लॉय, और फिर दूसरे बार भी अपन एम्प्लॉय को ही इंपोर्ट करेंगे, मगर यहाँ पे अपन ज्वाइन के बाद क्या लिखेंगे, ईएमपी एज मैनेजर। तो ये बताएगा कि आप दोबारा इसी टेबल को इंपोर्ट कर रहे हो बट एज अ मैनेजर नेम। तो जो अपनी क्वेरी का आउटपुट होगा वो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हो जाएगा और ये मैनेजर टेबल हो जाएगा। और ये वाला मैनेजर। अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपन मैनेजर की डिटेल्स के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे मैनेजर आईडी को मैप करेंगे कि यहाँ पे जो 105 है ये आईडी मैच हो जाए किससे, इससे। तो अपन इस कॉलम को मैच करने वाले हैं इस कॉलम से। तो ये वाला कॉलम कौन सा है, तो अपना जो ऑन क्लॉज है वो इस कॉलम को इक्वल करना है इस कॉलम से। तो ये कॉलम आएगा एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी। तो ये अपना लिख देंगे अपन एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी इक्वल्स टू मैनेजर डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि अपन इस कॉलम से उसे मैच करने वाले हैं। तो अपन ने क्या यहाँ पे मैनेजर डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और इन दोनों को करने के बाद फिर ये दोनों कॉलम्स अटैच हो जाएंगे। तो अपन इसको करके देखते हैं। यहाँ पे अपन ने इसको लिखा, अपन ने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त भी कॉलम्स के नेम सही लिखने पड़ेंगे ताकि वो किस टेबल से आ रहे हैं। तो अपन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट नेम और एम्प्लॉय वो मैनेजर डॉट ईएमपी आईडी। इवन आप पता ये भी कर सकते हो कि जब आप कॉलम्स को कॉल करते हो तो आपको हर बार एम्प्लॉय लिखना जरूरी हो जाएगा टेबल का नेम। तो अपन इसके जो शॉर्टकट्स हैं उसको एम्प्लॉय ना देके सिर्फ ई दे सकते हैं। कई लोग ये करते हैं कि शॉर्टकट बहुत छोटा सा रखते हैं,
तो ये एम्प्लॉय की जगह ई आ जाएगा और मैनेजर की जगह एम आ जाएगा। तो अपन थोड़ा सा अपडेट करके इसको लिखते हैं। तो अपन ने किया ई डॉट ई एम पी आई डी, ई डॉट नेम और मैनेजर डॉट नेम। फ्रॉम बताया ई एम पी एज ई, और फिर इसे ज्वाइन किया। ये ज्वाइन बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन रहेगा, और फिर से ई एम पी एज मैनेजर, तो मैनेजर के लिए एम ले लिया। फिर ऑन क्लॉज बताना पड़ता है कि एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी शुड मैच विथ मैनेजर डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसको अपन रन करके देखते हैं। अब इसमें अपने को ये आउटपुट आ गया कि 106 कार्तिक का कौन था, शिवम, कुणाल का भी शिवम और रवि का भी शिवम। ठीक है, जो जो मैनेजर्स थे उन पर्सन के, उनके मैनेजर के नेम उनके सामने आ गए। ठीक है, आया। लिख लिया इतना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सब क्वेरीज का। अब बेसिकली एक सब क्वेरी क्या होती है अपन वो देखते हैं। सब क्वेरी का मतलब होता है जब आप एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को कर रहे होते हो। सर हाँ, क्या? सर एम्प्लॉय आईडी में मतलब एम्प्लॉय मैंने उसमें जो इंफॉर्मेशन डाली है उसका कोड होगा ना। आ, नहीं नहीं, ये वाला जो फाइल है ना, ये गिटहब से डाउनलोड करके यहाँ पे लोड करी थी। अच्छा ठीक गिटहब पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे डेटा सेट्स में आपको, डेटा सेट्स में नहीं, डेटा सेट्स के अंदर प्रोजेक्ट वाला एक फोल्डर मिलेगा। वो प्रोजेक्ट के अंदर एसक्यूएल ज्वाइन करके एक फोल्डर मिलेगा, माई एसक्यूएल ज्वाइन। उसके अंदर ये दोनों टेबल्स हैं सीएसवी में, तो उन दोनों को इंपोर्ट किया था यहाँ पे। ठीक है, आप उनको इंपोर्ट करके लोड कर लोगे ना तो फिर ये सारे कोड्स रन होने लगेंगे। ओके सर। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये होता क्या है, इसको अपन इसकी नीड देखते हैं कि सब क्वेरी की नीड एक्चुअल में आती कैसे है। अगर आपके पास जो टेबल है उसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ नेम और सेल्स फ्रॉम स्टोर, तो अभी इस समय ये वाली क्वेरी वो आउटपुट देगी जो बाय डिफॉल्ट पूरा टेबल है। तो आपको नेम वाला कॉलम भी मिल रहा है और सेल्स वाला कॉलम भी पूरा मिल रहा है। मगर इस क्वेरी में आप सिर्फ उन सेल्स को दिखाना चाहते हो जो एवरेज से अबव हुई हैं। तो इस क्वेरी तक के अपने को ये नहीं पता कि एवरेज सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, मगर आप एसक्यूएल में एक क्वेरी लिख के एवरेज सेल्स पता कर सकते हो। किस तरीके से, अगर आप इसके नीचे एक क्वेरी लिखते हो कि सिलेक्ट एवीजी ऑफ सेल्स,
फ्रॉम स्टोर। तो ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी आपको एवरेज सेल्स बता दे रही है। जैसे इसने बता दिया कि 215.92 इतने की एवरेज सेल्स हो रही थी। ठीक है, अभी के लिए आप टाइपिंग को पॉज कर सकते हो, यहाँ पे बस देख सकते हो। इतना आया कि एवरेज सेल्स, आपको अमाउंट पता चल रहा है कि 215.92 का एवरेज सेल्स हो रही है। और ये जो ऊपर वाली क्वेरी है, ये सारा डेटा शो कर रही है। मगर इसमें अपने को सिर्फ उतना डेटा शो करना है जो 215, जो नीचे वाली क्वेरी का आउटपुट है, उससे ज्यादा हो। तो अभी के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 215.9, और इसको रन करोगे तो फिर आपको जो आउटपुट मिल रहा है, अपने को एक्चुअल में ये आउटपुट चाहिए। मगर इसके लिए अपने को ये दो बार वर्क करना पड़ रहा है। पहले तो अपने को एक नीचे वाली क्वेरी लिख के पता करना पड़ रहा था कि एवरेज सेल्स कितनी है, और फिर ऊपर वाली क्वेरी में उस अमाउंट को यूज करना पड़ रहा है। अब जैसे अपन ये चीज समझते हैं कि फंक्शन जब प्रोसेस, जब वर्क करते हैं, तो आप जैसे सम फंक्शन को यूज करते हो और इसमें कोई भी नंबर पास करते हो, तो ये आउटपुट देता है 6। ठीक है, ये इस टाइप से फंक्शन वर्क करता है। फिर आप इस 6 को फर्दर किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। वैसे ही बेसिकली अपन क्वेरीज के साथ काम कर रहे हैं। जब आप कोई क्वेरी लिखते हो, जैसे आपने कोड किया, तो इस कोड का भी एक आउटपुट आता है। और ये आउटपुट बेसिकली तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो आपका आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, जैसे कि अभी के केस में आया था 215.9। ठीक है, कोई सी भी क्वेरी का आउटपुट एक कॉलम भी आ सकता है, मगर सिर्फ एक सिंगल कॉलम। और एक और क्वेरी है जिसका आउटपुट एक पूरा कंप्लीट टेबल के फॉर्म पे आ सकता है। तो ये तीन टाइप के ही एसक्यूएल क्वेरी में आउटपुट आते हैं। अभी इन दोनों को अपन पॉज करते हैं, अभी के लिए इस आउटपुट पे ध्यान देते हैं कि इस क्वेरी का आउटपुट ये आया था। इसका मतलब इसको अचीव करने के लिए अपन ने इस तरीके से लिखा, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स फ्रॉम स्टोर। जब इतनी क्वेरी रन हुई तो आपको एक सिंगल आउटपुट आया। तो आप यहाँ पे ये लिख दो 215.9, या फिर ये पूरी क्वेरी लिख दो, इसको ब्रैकेट में डाल। दोनों ही इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे जहाँ पे 219 लिखा है, इसकी प्लेस पे ही अगर इस पूरी की पूरी क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर दो तो काम हो जाएगा। मगर इसको करने के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये जो क्वेरी है, ये पूरी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आती है। तो आपने राउंड ब्रैकेट लगाए और इस पूरी क्वेरी को बिना सेमी कॉलन के कॉपी करके यहाँ पास कर दिया, और इसको रन कर दिया, तो आपने डायरेक्टली वही आउटपुट अचीव कर लोगे। ठीक है, ये आउटपुट वही आएगा जहां पे एवरेज सेल्स के अबव वाली जितनी भी सेल्स है ना, वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। करके देखा, अभी वाली क्वेरी को टाइप किया। कहाँ पे?
सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, क्योंकि आपने सिलेक्ट में सिर्फ एक ही कॉलम लिया है और ऊपर कॉमा लगाया था क्या? सिलेक्ट नेम कॉमा सेल्स, वहां पे बेसिकली कॉमा नहीं लगा। वो कॉमा से सेपरेट करता है, इसलिए हो सकता है वो आखिरी वाला आउटपुट दे रहा हो। अब यहाँ पे बेसिकली जो अपन ने स्ट्रक्चर यूज किया है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अपन ने एक क्वेरी के अंदर ही दूसरी क्वेरी को अप्लाई करा है, इसलिए इसे सब क्वेरी कहा जाता है। जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी अप्लाई होती है, इसको रीड करके देखो आप लोग। इसको पढ़ने के बाद एक चीज क्लियर है कि सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, इनर मोस्ट क्वेरी। इसको इनर क्वेरी भी कहते हैं अपन, और नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। ठीक है, जब इनर क्वेरी रन होगी तो उसका जो आउटपुट आएगा वो फिर दूसरी क्वेरी के साथ, दूसरी क्वेरी उसे फिर यूटिलाइज करती है। अब ये केस था जब आपके पास आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आती है। ठीक है, अब अपन इसको दूसरे उसमें अप्लाई करके देखते हैं, जब सब क्वेरी का जो रिजल्ट है वो एक कॉलम की तरह फॉर्म पे आता है। आप यहाँ पे कोई सी भी सब क्वेरी जिसका आउटपुट एक सिंगल वैल्यू की तरह आता है उसे वेयर के साथ कंपैरिजन में यूज कर सकते हो, कि जैसे वेयर कॉलम इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इस प्लेस में बेसिकली वो सब क्वेरी आती है। ठीक है, जिसका आउटपुट क्या आता है, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, अब जो अपन क्वेरी लिखने वाले हैं उसका आउटपुट अगर एक लिस्ट की तरह आता है, मतलब जो इनर मोस्ट क्वेरी है उसका आउटपुट अगर एक लिस्ट के फॉर्म में आता है, मतलब लिस्ट कह लो या फिर इसे एक कॉलम कह लो, तो अपन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेरी अपन लिखेंगे जिसमें सिर्फ कस्टमर्स के नेम आएंगे। जैसे अपन ने क्या यहाँ पे, फाइंड टॉप 3 कस्टमर विद हाईएस्ट टोटल सेल्स। आपको टॉप 3 कस्टमर्स ढूंढने हैं जिनकी सबसे हाईएस्ट टोटल सेल्स रही है अभी तक। इसमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के नेम आने चाहिए, वो एक सिंगल कॉलम ही आना चाहिए। तो अपन इस क्वेरी को करके देखते हैं। इस क्वेरी को करने के लिए अपने को करना पड़ेगा सिलेक्ट नेम एंड देन सम ऑफ सेल्स। फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय नेम और ऑर्डर बाय। बेसिकली अपन यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अपन ऑर्डर करेंगे सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिसेंडिंग में, और उसे लिमिट कर देंगे 3 तक के। तो ये टॉप 3 पर्सन आ जाएंगे। क्या चीज? सर ये डिसेंडिंग
यूज किया है ना अपन ने। डिसेंडिंग इसलिए यूज किया है क्योंकि सिर्फ ग्रुप बाय करेंगे ना तो हर एक का नेम मिलेगा अपने को। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आपको करने के लिए बताता हूँ, सम ऑफ सेल्स भी किया होता और इन दोनों को नहीं लिखा होता, जैसे इन दोनों को अभी मैं मार्क कर देता हूँ एज अ कमेंट, तो फिर जो आउटपुट मिलेगा ना वो इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर की नेम वाइज टोटल सेल्स तो मिलेगी मगर वो किसी भी ऑर्डर में मिलेगी। तो अपने को सबसे हाईएस्ट 3 कस्टमर चाहिए थे, इसलिए फिर अपन ने उसे ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आएगा जहाँ पे सबसे हाईएस्ट कस्टमर की टोटल सेल्स रही है वो उनका डेटा आ जाएगा, और उसके बाद ये सबका ही डेटा आ जाएगा हर एक कस्टमर का। उसमें अपने को टॉप 3 ही चाहिए थे तो इसलिए फिर अपन ने लिमिट बाय 3 को अप्लाई किया। तो फिर टॉप के 3 कस्टमर मिले और अपने को आउटपुट में सेल्स नहीं चाहिए थे तो अपन ने यहाँ पे इसको हटा दिया। तो सिर्फ टॉप के 3 कस्टमर के नेम ही मिलेंगे अपने को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम दीज 3 कस्टमर्स। अपने को वो सारे ट्रांजेक्शन पता करना है जो इन 3 कस्टमर्स ने करे हैं, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उनके, वो सारे पता करने हैं। अभी जंप करके कोड पे नहीं करना अपने को, अपन पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसका जो आउटपुट आया वो एक लिस्ट के फॉर्म पे आया और उस लिस्ट में 3 नेम्स हैं, नेम 1, नेम 2 और नेम 3। जब आपको इस क्वेरी को लिखना है तो ये क्वेरी कैसे लिखेगी कि आपको किसी 3 कस्टमर का डेटा पूरा लाना है, तो सिलेक्ट ऑल, या फिर अपन सिर्फ नेम और सेल्स ले सकते हैं, फ्रॉम टेबल स्टोर वेयर। अब 3 नेम से मैच हो जाए तो फिर अपन वेयर के साथ इन को यूज करते हैं, वेयर नेम। अपन ने इन ऑपरेटर देखा था कि इन दिस लिस्ट वाला पार्ट, तो इनके आगे अपन वो लिस्ट पास कर रहे होते हैं, तो इस लिस्ट की जगह ये वाली क्वेरी अप्लाई करते हैं जिस क्वेरी का आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म पे आता है। तो जो ऊपर वाली क्वेरी है उसका आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म पे आ रहा है, तो अपन ने उसे वेयर के आगे इस क्लॉज में पास कर दिया, वेयर इन के आगे। अब फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं 3 कस्टमर का मिलेगा जो टॉप 3 हाईएस्ट सेल्स वाले होंगे। अब इसको करना कैसे है, अपन वेयर के आगे इनके आगे इस लिस्ट के अंदर इस क्वेरी को पास कर देंगे। तो अपन उसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे अपनी ऊपर वाली क्वेरी होगी जो 3 नेम दे रही है, तो अपन ने किया सिलेक्ट नेम एंड सेल्स फ्रॉम स्टोर वेयर नेम इन, और ब्रैकेट्स के अंदर इस लिस्ट इस वाली क्वेरी को पास करना है बिना सेमीकोलन के। तो अपन ने इसको कॉपी किया और फिर यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, सिलेक्ट नेम सेल्स फ्रॉम स्टोर वेयर नेम इन, और फिर इन ऑपरेटर के आगे ये वाला जो क्वेरी है, ये जो लिस्ट रिटर्न करेगी वो इसे कंपेयर करने के लिए यूज कर लेगा। इसको रन करके देखेंगे क्या आ रहा है। अच्छा, लिमिट इन सब क्वेरीज डोंट सपोर्ट इट। ओके, ये लिमिट सपोर्ट नहीं करता, तो आपको लिमिट वाले क्लॉज को हटाना पड़ेगा। लिमिट नहीं होगा तो फिर ये बेसिकली तो सारे ही कस्टमर का नेम दे देगा।
बट स्टिल ये एक आपको एक आइडिया तो दे ही देगा कि किस तरीके से एक लिस्ट को एज आप यूज कर सकते हो सब क्वेरी के अंदर। ठीक है, वो लिमिट क्लॉज में बोल रहा था कि वो लिमिट क्लॉज अलाउ नहीं है अभी तक इस एसक्यूएल वर्जन में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जब सब क्वेरी का आउटपुट एक टेबल की तरह आता है और उसे आपको दूसरी क्वेरी के अंदर इस्तेमाल करना है, तो उसे कहाँ यूज किया जाता है। अपन कोई सी भी एक रैंडम क्वेरी लिखते हैं जिसके बेसिस पे एक टेबल आउटपुट में आ रहा है। जैसे अपन ने यहाँ पे एक क्वेरी लिख थी कि सिलेक्ट नेम and then sum of sales as total sales from store group by name। ठीक है, हर एक कस्टमर ने आज तक टोटल कितने ट्रांजैक्शन करे हैं वो सारा, मतलब टोटल सेल्स हर एक कस्टमर के थ्रू कितनी हुई है वो है। ठीक है, इसे अपन ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं, ऑर्डर बाय सेल्स। ठीक है, ये अपने को ये आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे हर एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे हर उसकी टोटल सेल्स है। लिख लिया इतना। अब इसका आउटपुट आप देखोगे तो इसका आउटपुट एक टेबल के फॉर्म पे आया, मतलब ना ही सिंगल वैल्यू है ना सिंगल कॉलम है, इसमें एक से ज्यादा कॉलम है, इसका मतलब ये डायरेक्टली टेबल के फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो क्वेरी है इसका आउटपुट एक टेबल के फॉर्म में आ रहा है और आपको बेसिकली अगर कोई क्वेरी ऐसी लिखनी है जो फिर इस टेबल पे वर्क करे, मतलब आप ऐसी एक सिंपल सी क्वेरी लिखना चाहते हो कि सिलेक्ट नेम, मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ये वाला टेबल जो आउटपुट में आ रहा है वेयर टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 3000। एक सिंपल सी क्वेरी है ये। तो इस क्वेरी के बेस पे अगर आप, मतलब इस क्वेरी के रिजल्ट के बेस पे अनदर क्वेरी लिखना चाहते हो तब फिर ये टेबल वाले फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आपके इसमें ये वाला नहीं आ रहा क्यों? आपने कॉलम के अंदर सम पास कर दिया शायद, सेल्स नहीं लिखा वहां पे। सेम ही लिखा है, बताओ, मतलब ऐसे टर्न कर दो बस। आपने सम के बाद ना स्पेस लगा दिया, बेसिकली आपने ना फंक्शन के नेम के बाद स्पेस मत लगा के, वो एक एरर दे देता है यहाँ पे। फंक्शन का नेम जैसे ही कॉल करो तुरंत ही ब्रैकेट ओपन करना चाहिए। आ गया। अब फर्दर बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये अपने पास इनपुट टेबल है और इसके बेसिस पे अपन एक क्वेरी लिखना चाहते हैं। तो अपनी जो क्वेरी होगी वो इस तरीके की होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
और बेसिकली यहाँ पे टेबल का नेम आता और फिर वेयर आ जाता। ये एग्जैक्टली आप अभी मत लिखना, ये बाद में लिखना जब क्वेरी कर दो। और उसके बाद फिर इसके बेसिस पे अपन एक वेयर कंडीशन लिख रहे थे कि वेयर टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 3000। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब बेसिकली इस क्वेरी के आउटपुट को एज अ टेबल इनपुट में लेने के लिए, क्योंकि ये आउटपुट एक टेबल के फॉर्म में है, तो इसको इनपुट भी एज अ टेबल ही ले सकते हैं। तो जहां पे फ्रॉम के बाद आप टेबल बताते, इसकी जगह पे फिर अपन यहाँ पे सब क्वेरी लिखते हैं। जैसे इसको मैं अलग अलग लाइन पे लिख देता हूँ। तो इस वाले पार्ट पे आती सब क्वेरी, तो इधर पे अपन ने राउंड ब्रैकेट्स ओपन करे और इस क्वेरी को एज अ इनपुट लिख दिया। तो यहाँ पे फ्रॉम वाले पार्ट में ही आता है। इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। अब बेसिकली अभी भी रन नहीं होता। जैसे अगर अपन इसको इतना कर भी देते हैं और इसको अगर रन करने का मैं ट्राई करूं, तो इसका आउटपुट एक एरर देता है, बोलता है कि एवरी डिराइव्ड टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियस। मतलब कि आपने इसको सब क्वेरी को लिख तो दिया है, बट यहाँ पे जब ये टेबल के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है तो इसका एक एलियस नेम आता है। तो अपन ने यहाँ पे जो फ्रॉम करके टेबल क्वेरी लिखी ना, इसको एक एलियस नेम दे दिया एज टेबल वन। आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो जो आपको प्रेफर रहे। मैंने यहाँ पे टैब वन दे दिया इसको नेम, और फिर इसको आप रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। बेसिकली ये जो आउटर क्वेरी है वो किस क्वेरी के टेबल को इस्तेमाल कर रही है? इनर क्वेरी वाले को। आ गया? ठीक है, इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने एक क्वेरी करी, इस क्वेरी का आउटपुट एक टेबल आया, फिर आपने इसी टेबल को फर्दर एक अलग क्वेरी में इस्तेमाल कर लिया और फिर ही उसका रिजल्ट आपने फेच किया। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे फ्रॉम करके पास करते हैं। मतलब इस वाली क्वेरी का जो फ्रॉम है, इसके ब्रैकेट में एज टैब वन, ये वाली जो क्वेरी है ना वो जस्ट यहाँ पे पास हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्वेरी तीन तरीके के आउटपुट देती है और तीनों को आप अलग अलग जगह पे लिखते हो। वेयर के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन में सिंगल वाली वैल्यू का, वेयर इन में आप तब लिखते हो जब एक कॉलम की तरह आउटपुट आता है, और फ्रॉम में तब लिखते हो जब एक टेबल की तरह आउटपुट आता है। ठीक है, आया? अब ये वाली जो अपन ने क्वेरी लिखी अभी, ये वाली जब आप थोड़े से लार्ज स्केल पे जाते हो, अभी तो अपन बहुत शॉर्ट लिख रहे हैं, जब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख रहे होते हो तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पार्ट है ना, एक ही सिंगल क्वेरी के अंदर आप दूसरी क्वेरी, फिर उसके अंदर दूसरी क्वेरी, इस तरीके से आप क्वेरी के अंदर क्वेरी इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो आप इसी स्ट्रक्चर को एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना कि एक क्वेरी लिखो, उसके आउटपुट के बेसिस पे फिर दूसरी क्वेरी लिखना है अपने को, तो फिर इसको एक क्लीन तरीके से लिखा जा सकता है। और इसको यहाँ पे CTE कहते हैं, मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ये जो अपन ये ऊपर किया ना वही है। आप एक क्वेरी लिखो और इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है, आप इसको फर्दर किसी और क्वेरी में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये जो अगली वाली क्वेरी है ना, वो फ्रॉम में इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो, और इवन इसका जो आउटपुट आएगा वो आप चाहो तो किसी और क्वेरी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है।
अब इसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके बनाने के लिए एक विथ करके एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अपन विथ करके इस क्वेरी को समझते हैं। अब इसके लिए अपन सबसे पहले एक शॉर्ट से एक सैंपल क्वेरी लिख के देखते हैं, और फिर उसको किस तरीके से विथ के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। अपन यहाँ पे रीजन वाइज टोटल सेल्स की क्वेरी लिखते हैं कि हर एक रीजन की टोटल वाइज सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेरी लिखी। इसमें ले लिया अपन ने सिलेक्ट रीजन एंड सम ऑफ सेल्स। ठीक है, एज टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर। आगे इतना। अब ये वाली जो क्वेरी है इसका आउटपुट सिंपली क्या है, हर एक रीजन और उसकी टोटल सेल्स शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसको एज अ इनपुट टेबल लिया जाए और इसके बेसिस पे ये वाली क्वेरी करना है कि सिर्फ उतने रीजन शो करो जिसकी टोटल सेल्स 25,000 से कम हो रही है, तो ये क्वेरी बहुत सिंपल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल वेयर टोटल सेल्स इज लेस देन 25,000। अब बेसिकली नेस्टेड करोगे आप तो इसके अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना होता है। तो इसको एक क्लीन तरीके से क्या कर सकते हो आप माई स्क्वेयर को बता सकते हो कि ये वाला जो आउटपुट है इस आउटपुट को एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मगर ये टेबल बहुत टेम्परेरी रहता है, मतलब कोई परमानेंटली टेबल क्रिएट नहीं होगा, वो सिर्फ इस क्वेरी तक के एक टेम्परेरी टेबल बनेगा। और उसको बताते कैसे हो, उसको इस क्वेरी के जस्ट टॉप पे एक वर्ड लिखते हो, आप एक लाइन लिखोगे विथ, और विथ के बाद इस टेम्परेरी टेबल का एक नेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे टेम्प वन दे देता हूँ, हालांकि इसका नेम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे रीजन वाइज सेल्स या फिर जो भी आप नेम देना चाहो, और एज कर दिया। और इसके बाद जो क्वेरी आएगी वो इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखती। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि विथ टेम्प वन एज, और ब्रैकेट के अंदर इस क्वेरी को पास कर दिया अपन ने। आगे अभी सिर्फ इसको टाइप करके रखना है, इसे रन नहीं करना है अपन को। इतना लिखने पे अपना जो टेबल है कॉमन टेबल वो रेडी हो जाता है। अब इस कॉमन टेबल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी मतलब इन द सेंस नेक्स्ट क्वेरी में। कैसे, अब इसे इस तरीके से कर सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प वन। तो अब इसमें आपको ना तो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा दोबारा ना कुछ, और जैसे ही सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प वन करोगे ये ऊपर वाली क्वेरी के आउटपुट को दे देगा आपको। अब आप आपका जो लॉजिक है उसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प वन वेयर टोटल सेल्स इज लेस देन 25,000। तो ये वाली क्वेरी को रीड करना ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली टू नेस्टेड क्वेरीज।
इसलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है, उसको एक ही बार में ना करके ब्रेक डाउन कर करके किया जाता है। जैसे एक टास्क ऊपर क्वेरी में परफॉर्म कर लो, फिर नीचे वाली क्वेरी में उसका आधा टास्क दूसरी जगह परफॉर्म कर लो। ठीक है, तो इससे कोड जरूर बड़ा बनता है, मगर इससे थोड़ा क्लीन कोड रहता है। अब विथ में एक लॉजिक को पहले ऊपर सॉल्व कर लिया, फिर अगले वाले लॉजिक को नीचे सॉल्व कर लिया। अगर आपका दो लॉजिक में सॉल्व नहीं होता तो आप उसे और फर्दर तक के भी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? अपन ने इसको एक टेम्परेरी टेबल बना दिया, टेम्प 1। अगर इवन इसके भी आउटपुट को आपको फर्दर एक और टेम्परेरी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे इसको भी एक अलग टेबल पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमेशा विथ को बार बार नहीं लिखना पड़ता। बस ये नीचे वाले के आगे लिख दो टेम्परेरी 2 एज, और ब्रैकेट के अंदर इस क्वेरी को पास करो। हालांकि इन दोनों क्वेरीज के बीच में कॉमा होना चाहिए। जैसे ऊपर वाला टेम्प 1, उसका कोड कॉमा और फिर टेम्प 2 एज, और जो लास्ट वाली रहेगी उसमें कोई कॉमा नहीं आएगा। तो वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। और फिर आप अपनी लास्ट क्वेरी को ऐसे लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प 2, और फिर अगला लॉजिक चाहिए तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हो। आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन देख लिया। अब इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस SQLpractice.com पे जा सकते हो। उसमें कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है, वहां पे जाके आप विथ क्लॉज के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको सर्च करके इसका यूज कर सकते हो।